मशीन रीडेबल मतदाता सूची और सर्चेबल मतदाता सूची, दोनों में हमें अंतर समझना होगा। जो चुनाव आयोग की वेबसाइट में मतदाता सूची होती है, उसमें आप एपिक नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको मशीन रीडेबल नहीं कहा जाता। मशीन रीडेबल के ऊपर मैंने आपको शुरुआती उसमें बताया था कि 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय का गहन अध्ययन किया और ये पाया कि मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल देने से वोटर की प्राइवेसी का हनन हो सकता है। इसलिए मशीन रीडेबल एक अलग चीज़ है। मशीन रीडेबल का अर्थ ये होता है कि आप उस इलेक्टोरल रोल को पढ़ भी सकते हैं। उसमें अगर आपके पास कंप्यूटर पे वो सूची आ गई तो आप ये फोटो उठा के दूसरी जगह भी डाल सकते हैं। अगर आपने एक व्यक्ति की फोटो दूसरी जगह डाल दी और पलट दी तो वो व्यक्ति वोट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो वोट करने जाएगा तो उसका चेहरा नहीं मिलेगा। तो मशीन रीडेबल एक अलग चीज़ है, मशीन रीडेबल वर्जित है। तो उसको आप, और ये चुनाव आयोग का अकेला फैसला नहीं है, ये चुनाव आयोग का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद है और 2019 से है। तो मशीन रीडेबल अलग चीज़ हो गई और एक लिस्ट को सर्च करना वो एक अलग विषय हो गया। जब आप एक लिस्ट को सर्च करते हैं तो उसमें एक सवाल यह आया था कि डुप्लीकेट एपिक की समस्या चुनाव आयोग ने जब पहले सॉल्व कर ली तो इस तरह के डुप्लीकेट एपिक दोबारा कैसे आए। डुप्लीकेट एपिक दो तरीके से हो सकते हैं। एक कि एक व्यक्ति जो वेस्ट बंगाल में है, जो व्यक्ति अलग है, उसका एक एपिक नंबर है, और एक व्यक्ति जो हरियाणा में है उसका एपिक नंबर भी वही है। अर्थात एपिक नंबर 1 व्यक्ति 2। जब ये सवाल उठा लगभग मार्च 2025, जब हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की और उसको हम लोगों ने पूरे देश भर में सुलझाया, लगभग ऐसे 3 लाख लोग मिले जिनकी एपिक संख्या 1 थी, तो उनकी एपिक संख्या बदल दी गई, जिससे एक ही एपिक से 2 लोग न हो, एक ही नंबर के 2 लोग न हो। दूसरी तरह की डुप्लीकेसी ऐसे आती है जब एक ही व्यक्ति का एक से ज्यादा जगह मतदाता सूची में नाम हो और उसका एपिक नंबर अलग हो। अर्थात व्यक्ति 1 एपिक अनेक। पहली वाली स्थिति ये थी एपिक 1 व्यक्ति अनेक। तो एपिक 1 व्यक्ति अनेक की समस्या तो चुनाव आयोग ने पहले सुलझा ली, लेकिन जब ये विषय आया कि एक ही व्यक्ति और उसके कई एपिक्स हैं, तो कुछ केसेस में जब शिकायत आई तो हम लोगों ने तहकीकात की तो ये समझ में आया कि जो व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो गांव में रहता था तो वहाँ उसका एक जगह नाम था, फिर वो शहर में आया, फिर वो वहाँ से चलते चलते दिल्ली या बम्बई पहुँच गया और उसने अपना पुराना नाम डिलीट नहीं कराया। पहले ये संभव नहीं था। 2003 से पहले नाम अगर आपको पुरानी जगह से कटवाना है तो कोई वेबसाइट नहीं थी इलेक्शन कमीशन की जिसमें एक ही जगह सारा डेटा हो, हर स्टेट। तो अगर आप पटना से चल के दिल्ली आ चुके हैं और आप पटना का वोट कटवाना चाह रहे थे तो आप एक पत्र लिख सकते हैं। अब उस पत्र के ऊपर कार्रवाई हुई, आपने सही जगह भेजा, नहीं भेजा और आपका वहाँ वोट नहीं कटा, आप दिल्ली आ चुके, आपका यहाँ नया मतदाता सूची में नाम आ गया, आपके पास एक नया एपिक नंबर है। तो 2003 से पहले चूंकि तकनीकी सुविधा अवेलेबल नहीं थी, तो इस तरह के बहुत लोग जो माइग्रेट कर करके अलग अलग जगह गए, उनके नाम कई जगह आ गए। फिर एक ये सवाल उठा कि फिर उसको आज की तारीख में तो वेबसाइट है,
कंप्यूटर है, उसको आप सेलेक्ट करके हटा सकते हैं। लेकिन वही मैं बात आपको बताना चाह रहा था, चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा होता है। अगर किसी के कहने से मैं आपका वोट काट दूं, या किसी के कहने से मैं ये मानूं कि पीयूष जी के नाम के, अगर आपको अंदाज़ा न हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए, कौन से पीयूष जी दो हैं ये? तो अगर इसको जल्दीबाजी में किया जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम गलत कट सकता है, आपकी जगह किसी और का कट जाए। इसलिए शायद पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी का मतदान में मतदाता सूची से नाम काटा जाए, ये गलत होगा। और इसीलिए चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। और इसकी या तो व्यक्ति खुद कर सकता है तो कोई आपत्ति नहीं है, और या फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए जब ये एन्यूमरेशन फॉर्म बनेगा तो पीयूष पांडे जी के पास ही फॉर्म पहुंचेगा। अगर उनके पास दूसरा फॉर्म पहुंच जाएगा तो एक ही पे दस्तखत करेंगे और डुप्लीकेट वोट की समस्या का निदान हो जाएगा। एसआईआर में हड़बड़ी क्यों? यह भी एक भ्रम फैलाया जाता है। आप लोग मुझे बताएं कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करनी चाहिए या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले। और यह बात चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, यह बात लोक प्रतिनिधित्व कानून कह रहा है कि हर चुनाव से पहले आपको मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी। यह चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व है। फिर यह बात आई कि 7 करोड़ से ज्यादा बिहार के मतदाताओं तक क्या चुनाव आयोग पहुंच पाएगा? हकीकत आपके सामने है। जब 24 जून से यह कार्रवाई शुरू हुई तो यह पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक ही समाप्त हो गई। फिर यह बात आई कि साहब जुलाई में क्यों? उस समय मौसम अच्छा नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में इसके पहले भी 2003 में एसआईआर हुआ था और उसकी तारीख थी 14 जुलाई से 14 अगस्त, और तब भी सफलतापूर्वक हुआ था। और इस बार भी सफलतापूर्वक सबके एन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आ गए। एक और सवाल पूछा गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने से हम लोगों ने ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट क्यों दिया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि हर जिले की अलग वेबसाइट बनाई जाए और हर जिले की वेबसाइट पर एपिक नंबर से सर्च होने वाली सूची रखी जाए। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि 56 घंटों के अंदर चुनाव आयोग ने उसका अनुपालन किया है और हर जिले की वेबसाइट की सूची आप सबको जो फोल्डर दिया गया है उसमें है, आप भी सर्च कर सकते हैं। जहां तक आपके पास जो फोल्डर दिया गया उसमें एक वो भी मिनट्स मौजूद है 20 जुलाई के, जहां पर अगर आप खोलेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि हर बूथ पर बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल एजेंट, सरपंच सबने मिलकर ये दस्तखत करके सूची बनाई कि ये लोग मृत पाए गए हैं, उनका एपिक नंबर भी है, उनका नाम भी है, और ये लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए हैं, उनका नाम भी है, और इन लोगों का इन्यूमरेशन फॉर्म या इन लोगों का नाम एक जगह से ज्यादा है, वो भी है। आप उस सूची को देखें तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने ये लिस्टें साझा नहीं की थी, लेकिन चूंकि इसका अंतिम निर्णय अभी ईआरओ ने नहीं लिया था, इसीलिए ये सूचियां राजनीतिक दलों को दे दी गई थी। और कुल मिला के जिन लोगों के इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आए, वो 1 अगस्त को जब ड्राफ्ट लिस्ट दी गई थी राजनीतिक पार्टियों को, वो भी दस्तावेज आपको दिए गए हैं
जिसमें कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने साइन करके ये लिस्ट ली है, जिसमें कहा है कि ये वाले नाम तो आ चुके हैं प्रारूप सूची में और ये वाले नाम नहीं आए हैं। हर जिला प्रेसिडेंट ने उस लिस्ट को सत्यापित किया है 1 अगस्त को और अपने टेस्टिमोनियल्स भी दिए हैं। तो ये सूचना और भी लोगों तक पहुंचे, आप तक भी पहुंचे। चुनाव आयोग तो पारदर्शिता का स्वागत करता है और ये बहुत ही अच्छी बात है। शायद इससे अगर कुछ लोग जो छूट गए हों, अगर वो नाम दे पाएं, तो चुनाव आयोग का तो नारा है हर पात्र मतदाता को सूची में लाना है और हर अपात्र मतदाता को सूची से हटाना है। तो उस उद्देश्य में ये हमारी मदद कर रहा है। एआई और डीप फेक हमारे लिए वास्तव में चुनौती है। अभी कल किसी एक ट्विटर हैंडल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो थी जो कि सत्य से परे, लेकिन इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए चुनाव आयोग तो भरसक प्रयास करेगा, लेकिन कानून के दायरे में ही रहकर कर सकता है। एक और सवाल आया था कि आखिर चुनाव आयोग पात्रता की जांच क्यों कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 326 में हर मतदाता की पात्रता स्पष्ट रूप से लिखी गई है और वो पात्रता ये कहती है कि मतदाता सूची में नाम आने के लिए सिर्फ भारत के नागरिक और 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके व्यक्ति ही पात्र हैं। रेजिडेंसी लॉज भी हैं जो कि अलग कानून में बनते हैं, जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, या कोई व्यक्ति जो संविधान या किसी कानून के अनुरूप उसको वर्जित किया गया है चुनाव लड़ने के लिए, उनका नाम नहीं आ सकता। तो आर्टिकल 326 जो कि चैप्टर इलेक्शंस के अंदर आता है, जो कि हम यहां पर आपके समक्ष बैठे चुनाव आयोग की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, हम उसको निभाने के लिए पात्रता की जांच कर रहे हैं। नेक्स्ट 187